पिछले 4 साल से भी ज्यादा समय से हमने रूस को ऐसा कुछ करते देखा है जिसका ज्यादातर समय तक यूक्रेन के पास कोई जवाब नहीं था। ये रणनीति काफी सरल थी लेकिन विनाशकारी थी। रूसी Su-34 फ्रंट लाइन के पीछे सुरक्षित जगह से ऊपर चढ़कर एक भारी ग्लाइड बम छोड़ता, जिसे सोवियत युग के बिना मार्गदर्शन वाले बम में पॉप आउट पंख और सैटेलाइट नेविगेशन किट लगाकर बनाया गया है। बम 50 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यूक्रेनी ठिकानों पर पहुंचता। उम्मीद की जाती थी कि वह अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर सही रास्ते पर रहेगा, लेकिन जब वह बमवर्षक अपना काम कर रहा होता, एक दूसरा रूसी जेट आमतौर पर Su-35 ऊपर और पीछे की ओर चक्कर लगाता रहता, आसमान पर नजर रखता और किसी भी यूक्रेनी फाइटर को सजा देने के लिए तैयार रहता जो हस्तक्षेप करने की कोशिश करता। बमवर्षक बम गिराता, एस्कॉर्ट सुरक्षा देता है। इस काम के बंटवारे में ये बात भी मददगार थी कि रूस के पास तैनात विमानों की संख्या में जबरदस्त बढ़त थी। युद्ध की शुरुआत में रूस के पक्ष में अनुपात 10 से 1 था। सबसे विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार रूस के पास 1300 से 1400 के बीच विमान थे, जबकि यूक्रेन के पास केवल 120 के आसपास लड़ाकू विमान उपलब्ध थे। और इसी वजह से रूस हर महीने हजारों गाइडेड बमों से फ्रंटलाइन क्षेत्र के यूक्रेनी हिस्से को तबाह कर रहा है। यूक्रेन की प्रतिक्रिया लंबे समय तक सिर्फ अपने मौजूदा एंटी एयर सिस्टम और पश्चिमी देशों से मिली मदद तक ही सीमित रही। गंभीर मामलों में उसे मिराज 2000 और F-16 जैसे दान में मिले विमानों को भेजना पड़ता था ताकि अधिक से अधिक ग्लाइड बम नष्ट किए जा सके या प्रतिरोधक असर डाला जा सके। लेकिन 2026 के मध्य तक यूक्रेन के पास और भी विकल्प आने लगे हैं और सबसे चालाक तरीका यह है कि उन्होंने वही काम करके गेंद फिर से रूस के पाले में डाल दी है। यूक्रेन ने वही रणनीति अपनाई है जिसका इस्तेमाल उसे कमजोर करने के लिए किया गया था। उसे लगभग हर कदम पर हूबहू कॉपी किया है और अब उसी को वापस रूस की ओर मोड़ दिया है। आइए चर्चा करें कि यह रणनीति कैसे काम करती है, यूक्रेन हाल तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाया और यह मॉस्को के लिए और बड़ा सिरदर्द क्यों बनेगी। अब इस रणनीति पर विस्तार से बात करते हैं क्योंकि इसका विवरण असामान्य जगह से मिला है। ये विवरण जून 2026 के अंत में प्रकाशित हुआ था और बताया जाता है कि इसका स्रोत एक रूसी टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम कमांडर स्पीक्स या वोयवोदार ब्रॉडकास्ट्स है, जिसकी रूसी वायुसेना से करीबी संबंध हो सकते हैं। उस स्रोत का महत्व है क्योंकि रूसी सैन्य ब्लॉगर यूक्रेनी रणनीतियों को खास नजरिए से नकारात्मक रूप में पेश करता है। फिर भी जो हम यहाँ देख रहे हैं वह पश्चिमी विश्लेषणों और भविष्यवाणियों से मेल खाता है, यानी इसके सच होने की संभावना ज्यादा है। यह ऐसे ही काम करता है। यूक्रेनी युद्धक विमान जोड़े में उड़ते हैं। एक जेट कम ऊंचाई और तेज गति से लक्ष्य की ओर उड़ता है जो सटीक ग्लाइड बम लिए हुए होता है जो ग्रे जोन में या उसके पास रूसी बलों को निशाना बनाने के लिए होते हैं। जैसे ही ये अपने रिलीज पॉइंट के करीब पहुंचता है, ये अचानक ऊपर की ओर चढ़ाई करता है। ये चढ़ाई भौतिकी के कारण होती है क्योंकि ग्लाइड बम में कोई इंजन नहीं होता। जितना ऊंचा और तेज आप होते हैं, जब आप इसे छोड़ते हैं उतनी ही अधिक गतिज ऊर्जा यह अपने साथ ले जाता है और गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचने से पहले यह उतनी ही दूर तक उड़ता है। इसलिए बमवर्षक नीचे रहता है ताकि वह रडार क्षितिज के नीचे रहे, फिर आखिरी क्षण में तेजी से ऊपर उठता है ताकि अपने बमों को जितना दूर हो सके फेंक सके। इसके पीछे वही भौतिकी है जो रूस अब तक इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन इस चढ़ाई में आप उजागर हो जाते हैं। नीचे उड़ते जेट को देखना और हमला करना कठिन होता है। जैसे ही वह बम गिराने ऊपर जाता है, वह रूसी रडार पर आ जाता है और उसी वक्त कोई रूसी लड़ाकू विमान हमला कर सकता है। दूसरा, यूक्रेनी जेट यही अपनी अहमियत दिखाता है। दूसरा विमान आमतौर पर F-16 दूरी और ऊंचाई पर रहकर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैयार रखता है। अगर कोई रूसी Su-35 या Su-30 बॉम्बर की ओर बढ़े तो एस्कॉर्ट विमान मिसाइल दागता है। F-16 के मामले में वो मिसाइल अमेरिकी AIM-120 एमराम होती है। अब यह एमराम जरूरी नहीं कि रूसी जेट को गिरा ही दे। इस युद्ध में दूरी लंबी है, रूसी फाइटर तेज हैं और मिसाइलें आमतौर पर दुश्मन की प्रतिक्रिया के लिए दागी जाती है, न कि उसे गिराने के लिए। लेकिन
प्रतिक्रिया के लिए मजबूर करना ही असली मकसद है और अक्सर इतना ही काफी होता है। एक रूसी पायलट जो देखता है कि एक AMRAM उसकी ओर आ रही है, उसे तुरंत पीछा छोड़ना पड़ता है, अपने इंटरसेप्ट को छोड़ना पड़ता है और बचाव के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है। उन कुछ सेकंडों में यूक्रेनी बॉम्बर पहले ही अपना बम गिरा चुका होता है और घर लौटने के लिए भाग रहा होता है। रूसी सूत्र ने यूक्रेनी पायलटों की हालात की समझ पर भी ध्यान दिलाया, यह बताते हुए कि जैसे ही रूसी फाइटर जेट मिसाइल दागते हैं, यूक्रेनी पायलट मिशन छोड़ देते हैं और युद्ध क्षेत्र से भाग जाते हैं। रूसी पायलट जल्दी में R-37 या R-77 मिसाइल दाग सकता है, लेकिन तब तक यूक्रेनी आमतौर पर तेजी से दूर हो जाते हैं और मिसाइल पर लगातार नजर रखते हैं। इस चरण में एस्कॉर्ट रणनीति डॉग फाइट जीतने के बजाय बम वर्षक को सुरक्षित बम गिराने और बाहर निकलने का मौका देने पर केंद्रित है। यूक्रेन को सुरक्षा कवच की जरूरत क्यों है, यह समझने के लिए हमें उस हथियार की बात करनी होगी जिसने हवाई जंग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। वो हथियार है R-37M और यही वजह है कि यूक्रेन के पायलटों ने इस युद्ध का ज्यादातर हिस्सा पेड़ों की चोटियों के बिल्कुल करीब उड़ान भरते हुए बिताया है। R-37M एक रूसी लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है जिसे MiG-31 BM इंटरसेप्टर और अब बढ़ती संख्या में सुखोई 35 और सुखोई 57 भी ले जा रहे हैं। स्रोत और वेरिएंट के अनुसार इसकी रेंज 150 से 400 किलोमीटर के बीच बताई जाती है और यह आवाज की गति से 5 से 6 गुना तेज उड़ती है। इन आंकड़ों को लेकर सावधानी जरूरी है। 300-400 किलोमीटर दूरी का आंकड़ा उसके शक्तिशाली रडार वाले MiG-31 से ऊंची उड़ान पर दागे जाने को मानकर चलता है, लेकिन यहाँ मिसाइल को एक Su-35 से दागा गया है जिसका रडार छोटा है, इसलिए इसकी वास्तविक पहुंच काफी कम है। एक्सपोर्ट वर्जन RVVBD को 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए विज्ञापित किया गया है और यह शायद उसी के ज्यादा करीब है जो मिसाइल वास्तव में हासिल करती है। लेकिन उस रेंज का सबसे कम अनुमान भी यूक्रेन के पास युद्ध के अधिकांश समय में जितनी दूरी तक हमला करने की क्षमता थी उससे कहीं ज्यादा लंबा है। लंदन स्थित रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट किया था कि अक्टूबर 2022 से ही रूस यूक्रेनी वायुसेना पर रोजाना 6 तक R-37M मिसाइलें दाग रहा था। यूक्रेनी पायलटों ने कहा कि मिसाइल सीधा निशाना कम ही लगाती है, असली वजह कुछ और है। इसका मकसद जरूरी नहीं कि नष्ट करना हो, बल्कि यूक्रेन को अपने विमान तैनात करने से भी रोकना है। लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों का सामना करते समय ऊंचाई पर रक्षा करने की कोशिश करना भी जानलेवा साबित हो सकता है, जिससे सिर्फ ऊपर चढ़ना भी एक खतरनाक फैसला बन जाता है। नतीजा यह हुआ कि उसके MiG-29 और Su-27 पायलटों को इतनी कम ऊंचाई पर आना पड़ा जहां वे रूसी रडार और मिसाइलों के सीकरों से बचने के लिए जमीन की आड़ और जमीनी रडार प्रतिध्वनियों का सहारा ले सके। अब वे R-37M से तो सुरक्षित थे, पर जमीन से फायरिंग और ग्लाइड बम गिराने वाले रूसी विमान से असुरक्षित हो गए, जिन्हें वे रोकने की कोशिश कर रहे थे। यूक्रेन को इसका नुकसान पहले ही झेलना पड़ा है। मई 2026 के मध्य में रूसी एविएशन टेलीग्राम चैनलों ने दावा किया कि एक Su-35 ने सुम्मी के पास एक यूक्रेनी F-16 को लंबी दूरी की R-37 सीरीज की मिसाइल से मार गिराया है। अगर यह सच है तो पहली बार कोई यूक्रेनी F-16 हवाई मुकाबले में खोया है, न कि जमीन से फायरिंग या हादसे में। सिर्फ यही बात आपको R-37M की संभावित खतरे के बारे में बता देती है, खासकर ऐसी जगह पर जहां सिर्फ पता चल जाना ही आपकी जान ले सकता है। यही खतरा है जिसे एस्कॉर्ट रणनीति संभालने की कोशिश कर रही है। इससे हम फिर आते हैं यूक्रेनी मिसाइलों और इस गणित पर कि कौन किसे कितनी दूर से मार सकता है। मध्य 2026 तक F-16 यूक्रेन के पास सबसे अच्छा एस्कॉर्ट विमान है। ये एक आधुनिक रडार, सक्षम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और AIM-120 ले जाता है, जो समान लेकिन काफी अलग मिसाइलों के परिवार से संबंधित है। पुराने वेरिएंट लगभग 75 किलोमीटर तक पहुंचते हैं, जबकि यूक्रेन के पास जो नया वर्जन बताया गया है, यूक्रेन का AIM-120C 120C8 वह दूरी को 160 किलोमीटर तक बढ़ा देता है। यह एक गंभीर हथियार है। रूसी चैनल ने कहा कि यूक्रेन के पास हमेशा एक अतिरिक्त F-16 उपलब्ध नहीं होता, इसलिए वह जुगाड़ करता है और चीजों को मिलाता है। सोवियत युग का Su-27 MiG-29 के लिए ऊपर से हवाई सुरक्षा देता है,
दोनों पुराने R-27 मिसाइल पर निर्भर करते हैं, या फिर एक Su-27 दूसरे Su-27 को कवर करता है। R-27 बहुत पुराना और कम दूरी का हथियार है, जिससे दिखता है कि यूक्रेन अपने उपलब्ध संसाधनों से काम चला रहा है। हमें इस रिपोर्ट की शुरुआत से ही आंकड़ों पर लौटना होगा। इस रणनीति के बावजूद रूस के पास अब भी ग्रे जोन के ऊपर ज्यादा बमवर्षक और लड़ाकू विमान हैं और वह ज्यादा बम गिराता है। हवाई संतुलन अब भी नहीं है। अब यूक्रेन ने वो तरीका ढूंढ लिया है जिससे वो पहले छोड़े गए हवाई क्षेत्र में मुकाबला कर सके। ये रणनीति एक जुगाड़ है और इसे निर्णायक बनाने के लिए ऐसा मिसाइल चाहिए जो इस समस्या से अधिक दूरी तक मार सके। और पता चलता है कि ऐसा एक मिसाइल रास्ते में है। ये साब JAS-39 ग्रिपन के साथ आता है। मई 2026 में स्वीडन और यूक्रेन ने यूक्रेन के लिए अब तक के सबसे बड़े पश्चिमी लड़ाकू विमान पैकेज की घोषणा की। स्वीडन अपनी सेवा के ग्रिपन C और D जेट्स में से 16 तक दान करेगा, जिनमें पहला जेट 2027 की शुरुआत में आने की संभावना है। यूक्रेन 20 तक नए ग्रिपन E और F लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है, जिसकी फंडिंग 2.5 अरब यूरो या लगभग 2.8 अरब डॉलर यूरोपीय संघ के ऋण से की जाएगी और डिलीवरी 2030 से शुरू होने की संभावना है। ये सब अक्टूबर 2025 में हस्ताक्षरित एक आशय पत्र के तहत आता है, जिससे 100 से 150 विमानों के बेड़े के लिए रास्ता खुला रहता है। स्वीडन ने बताया है कि इस पैकेज में IRIS-T, AMRAAM और मुख्यतः मेटियोर जैसे उन्नत एयर टू एयर हथियार शामिल है। मेटियोर ही वो हिस्सा है जो हमारी कहानी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। रॉकेट मोटर कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाती है और मिसाइल को बिना ताकत के छोड़ देती है, जबकि मेटियोर थ्रॉटल रैमजेट से लगातार थ्रस्ट देता है। इससे इसे लंबी दूरी पर कहीं ज्यादा बड़ी नो एस्केप जोन मिलती है। साब इसकी रेंज आधिकारिक तौर पर 100 किलोमीटर से ज्यादा बताता है और रिपोर्ट करता है कि यह संभवतः 200 किलोमीटर तक जा सकती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने मेटियोर को पश्चिमी लड़ाकू विमानों की सबसे सक्षम एयर टू एयर मिसाइल बताया है। इसी वजह से एस्कॉर्ट रणनीति उलट जाती है। यूक्रेन के पास मेटियोर ही एकमात्र मिसाइल है जिसकी रेंज फ्रंट लाइन से 700 किलोमीटर दूर से ग्लाइड बम दाग रहे Su-34 के लिए खतरा बनती है। F-16 पर लगे एमराम और यूक्रेन के फ्रेंच मिराज 2000 पर लगे मीका मिसाइलों में असली फ्रंट लाइन परिस्थितियों में इतनी रेंज नहीं है। अगर यूक्रेनी एस्कॉर्ट एमराम दागे तो वह अक्सर रूसी फाइटर को सिर्फ डराकर पीछे हटने को मजबूर करेगा। अगर ग्रिपन पर मेटियोर मिसाइल लगाई जाए तो एस्कॉर्ट रूसी बॉम्बर तक आसानी से पहुंचकर उसे मार सकता है, जो पहले ग्लाइड बॉम्बिंग कर रहा है। गौरतलब है कि मेटियोर की रेंज R-37M जितनी लंबी नहीं है, लेकिन ये पुरानी R-27 से ज्यादा दूर तक जाती है। यहाँ तक कि नई एमराम को भी पीछे छोड़ देती है और R-77 के बराबर है। 3 साल तक रेंज से बाहर रही वायुसेना के लिए यह बड़ा बदलाव है। ग्रिपेन यूक्रेन की स्थिति में मिसाइल से आगे के कारण भी खास है। इसे शीत युद्ध के दौरान ठीक उसी तरह के युद्ध में टिके रहने के लिए बनाया गया था जैसा यूक्रेन लड़ रहा है। ये अपने बेस से बाहर साधारण हाईवे पर भी कम ग्राउंड क्रू और तेज टर्न अराउंड के साथ काम कर सकता है, मानकर कि सोवियत मिसाइलें पहले दिन एयरफील्ड्स तबाह कर देंगी। यह विमान सीधे नेटो डेटा लिंक से जुड़ता है और इसमें आधुनिक रडार व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो पुराने दान किए F-16 में नहीं था। लेकिन ऐसी रणनीति के लिए सिर्फ मिसाइलें काफी नहीं, इसमें 3 अहम हिस्से हैं। बम वर्षकों की सुरक्षा के लिए मिसाइलें, उड़ान के लिए जेट और गिराने के लिए असली बम। 2026 की गर्मियां अहम हैं क्योंकि इन सब चीजों के एक साथ आने के हालात अब पूरी तरह अनुकूल है। लेकिन इन सब में गहराई से जाने से पहले अगर आप द मिलिट्री शो के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हम रोज यूक्रेन युद्ध और उससे परे के अहम घटनाक्रमों के वीडियो पोस्ट करते हैं। अब सफल एस्कॉर्ट मिशन की 3 मुख्य बातें। पहला, हमारे पास बम है। युद्ध के अधिकतर समय ग्लाइड बम का फायदा रूस के पास था। 2025 की शुरुआत तक रूस हर महीने लगभग 3500 ग्लाइड बम छोड़ रहा था, यानी पूरे मोर्चे पर हर दिन 100 से भी ज्यादा। मासिक कुल जनवरी 2026 में रिकॉर्ड
5,700 से भी अधिक तक पहुंच गया और रूस ने संभवतः 2024 और 2025 में ही लगभग 85,000 ऐसे बम गिराए, जहां उसने 2025 में 1,20,000 ऐसे बम बनाने की भी योजना बनाई है। ये किट्स खुद बहुत सस्ती है, लगभग $20,000 प्रति किट, और यही वजह है कि रूस इन्हें इतनी बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन की सैन्य इंडस्ट्री ड्रोन पर आधारित है, इसलिए वह बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन अब उसे शून्य से शुरू नहीं करना होगा। उसे अमेरिकी ग्लाइड बम मिल रहे हैं, जिसमें एक्सटेंडेड रेंज जेडएम बम भी हैं। मई 2026 में यूक्रेन ने ब्रेव 1 डिफेंस टेक हब के जरिए युद्ध में इस्तेमाल के लिए अपना पहला 250 किलोग्राम वारहेड वाला घरेलू ग्लाइड बम पेश किया। अधिक यूक्रेनी बम वर्षक अधिक बमों के साथ हैं, जिससे ज्यादा मिशनों को एस्कॉर्ट की जरूरत है। इसी कारण जोड़ी रणनीति 2026 में उभर रही है, एक साल पहले नहीं। दूसरा, मिसाइलें। एस्कॉर्ट की ताकत उसके हथियार पर निर्भर है और यूक्रेन के सहयोगी उसे लगातार और मिसाइलें दे रहे हैं। जून 2026 के मध्य में जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने घोषणा की कि जर्मनी अपनी खुद की भंडार से अज्ञात 3 अंकों की संख्या में एयर टू एयर मिसाइलें सौंपेगा। नए आइरिस टी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के लिए $400 मिलियन का एयर डिफेंस गोला बारूद और नाटो समर्थित खरीदारी में पैक 3 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों हेतु $200 मिलियन अतिरिक्त दिए जाएंगे। पिस्टोरियस ने नहीं बताया कि कौन सी मिसाइलें मिलेंगी, लेकिन संभावित विकल्प AIM-9 और AIM-120 है, जो आज यूक्रेन के F-16 को लैस करती है, या आइरिस टी और मीटियोर मिसाइलें, जो आगे चलकर ग्रिपेन विमानों को लैस करेंगी। किसी भी स्थिति में एस्कॉर्ट रणनीति इस गोला बारूद के बिना संभव नहीं। इसे तब दिया गया जब यूक्रेन ने इसका गंभीर इस्तेमाल शुरू किया। तीसरा, जेट विमान। यही बेल्जियम सामने आता है और इसकी प्रतिबद्धता दिखने से कहीं अधिक है। बेल्जियम ने एक योजना बनाई है कि वह अपने पूरे F-16 बेड़े, जिसमें 53 विमान हैं, को 2029 तक यूक्रेन को सौंप देगा, क्योंकि वह अब F-35 विमानों पर जा रहा है। इस कार्यक्रम में 2026 में 7 जेट शामिल थे, जिनमें से 3 उड़ान भरेंगे और 4 को स्पेयर पार्ट्स के लिए रखा जाएगा। फिर 2027 में 5 और 2028 में 14 और 2029 में 27 जेट दिए जाएंगे। ये उन F-16 विमानों के अलावा है जिनका वादा नीदरलैंड्स 24, डेनमार्क 19 और नॉर्वे 6 ने पहले ही किया है। सिर्फ बेल्जियम का योगदान ही इसे पूरे गठबंधन के सबसे बड़े एकल दाताओं में से एक बना देगा। यहाँ बस एक पेच है, बेल्जियम अपने विमान तभी भेजेगा जब उसे ऑर्डर किए गए नए F-35 विमान मिल जाएंगे, लेकिन F-35 विमानों में देरी है और अधिकतर जेट दशक के अंत तक नहीं आएंगे। नॉर्वे के 6 F-16 विमान अप्रैल 2026 तक सभी यूक्रेन नहीं पहुंचे थे। कुछ अभी भी बेल्जियम में मरम्मत के लिए थे और कुछ टुकड़ों में भेजे गए थे। दान में मिले लड़ाकू विमान आमतौर पर बहुत पुराने होते हैं और युद्ध में इस्तेमाल से पहले लंबी जांच व मरम्मत चाहिए होती है। यूक्रेन ने 3 F-16 विमानों के युद्ध में नुकसान की पुष्टि की है, तो भले ही यूक्रेन को एक पश्चिमी लड़ाकू विमान बल मिल रहा है, यह एक धीमी प्रगति है, न कि रातों रात कोई बड़ा बदलाव। और जहां यह रणनीति विवादित ग्रे जोन के लिए बहुत अच्छी तरह काम करनी चाहिए, वहीं यूक्रेन को शायद ज्यादा समय तक इसमें ही बने रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जून 2026 में एक रूसी सैन्य संबद्ध टेलीग्राम चैनल ने दावा किया कि यूक्रेन ने अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई एक नई मिसाइल AGM-188 रस्टी डैगर का इस्तेमाल किया, ताकि रूस के शहर वोरनेज में स्थित सोबोल्का नामक सेमीकंडक्टर प्लांट पर हमला किया जा सके। अन्य रूसी स्रोतों के दावों की तरह कीव या वॉशिंगटन ने इसकी पुष्टि नहीं की। हालांकि ये हथियार खुद में उल्लेखनीय है। रस्टी डैगर अमेरिकी वायुसेना के EERAM कार्यक्रम का उत्पाद है, जिसे EERAM एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 2024 की शुरुआत में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यूक्रेन को किफायती, बड़े पैमाने पर बनने वाला लंबी दूरी का हमला हथियार देना है, और यह सब पारंपरिक खरीद प्रक्रियाओं की अपेक्षा कहीं तेजी से करना। यह मिसाइल एक क्रूज मिसाइल और एक गाइडेड बम का मिश्रण है, जिसे मानक 220 किलोग्राम MK-82 बम के आकार के अनुसार बनाया गया है। सिद्धांततः जो विमान बम ले जा सकता है, वह मिसाइल भी ले जा सकता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी बताई गई रेंज है, जो कि एक साधारण 45 किलोग्राम वारहेड के साथ कथित तौर पर
930 किलोमीटर से भी अधिक है। पहले उत्पादन बैच की 840 मिसाइलों की डिलीवरी वास्तव में अक्टूबर 2026 के लिए निर्धारित थी और यूक्रेन को कुल मिलाकर 3,350 मिसाइलें खरीदने की अनुमति दी गई थी। तो जून 2026 में डेब्यू का मतलब है कि कुछ मिसाइलें पहले ही यूक्रेन पहुंच चुकी है और संभवतः असली लक्ष्यों पर फील्ड टेस्ट की जा रही है। मिसाइल का आकृति और आकार भी महत्वपूर्ण है। अगर यह किसी भी JJDAM सक्षम विमान में फिट हो जाए तो 12 F-16 विमानों का एक स्क्वाड्रन एक सोटी में 144 ऐसी मिसाइलें तैनात कर सकते हैं। यही लचीला प्लेटफॉर्म सोच एस्कॉर्ट रणनीति की नींव है, जिसे अब विवादित क्षेत्र से रूस के अंदर तक बढ़ाया गया है। F-16 और ग्रिपेन जल्द ही बहुउद्देशीय विमान बन सकते हैं। ये जरूरत के अनुसार ग्लाइड बम छोड़ने वाला, मिसाइलों से लैस एस्कॉर्ट विमान या लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागने वाला विमान बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन ने हवाई युद्ध जीत लिया। रूस के पास अब भी सबसे बड़ी वायुसेना, सबसे बड़ा बम भंडार और सबसे लंबी मारक सीमा वाली मिसाइल है। ग्रिपेन विमानों के बड़ी संख्या में आने में अभी सालों लगेंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि इन सभी हिस्सों को आखिरकार एक साथ जोड़ा जा रहा है और यूक्रेन के पास पहले से ही इस रणनीति को लागू करने के लिए एक फील्ड मैनुअल है और वो इसे परिपूर्ण करने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। तो जैसे ही ये सभी हिस्से आ जाएंगे, ये और भी सुर्खियां बटोर सकता है। अगर आप ग्रिपेन विमानों के बारे में और ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने यूक्रेन के ऊपर उड़ान भरना कैसे शुरू किया, तो ये वीडियो देखें और द मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें ताकि आप ताज़ा घटनाक्रमों से अपडेट रहें।